अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उसकी हिस्ट्री स्टडी करें, फिर उसकी हम कुछ डेफिनेशंस स्टडी करें। सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री पे जाते हैं। तो हिस्ट्री की जब बात करें तो हिस्ट्री में ऑर्गेनिक आपके पास जो कंपाउंड्स हैं उसमें पहले कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ आपके पास वो वाले कंपाउंड्स हैं जो नेचुरल सोर्स से हासिल किए जाते हैं, मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं। अब ऑर्गेनिक का जो मतलब ही है वो लिविंग है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? आपके पास लिविंग है। तो ये आपके पास उस किस्म के कंपाउंड्स हैं जो आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर लिए। ठीक है, तो उसी की डेफिनेशन पे हम जाते हैं कि सबसे पहले जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसकी अगर हम डेफिनेशन की स्टडी करें तो डेफिनेशन में आ जाएगा कि आपके पास ये वो वाले कंपाउंड्स हैं जो मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो ये आपके पास वो कंपाउंड्स हैं जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हो, ये पहली डेफिनेशन है। ठीक है, तो हिस्ट्री पे दोबारा आते हैं। हिस्ट्री में आपके पास देखें ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक ग्रीक वर्ड है। ऑर्गेनिक क्या आपके पास ग्रीक वर्ड है, ऑर्गेनिकोस से निकला है, जिसका मतलब है लिविंग थिंग्स। जिसका मतलब क्या आपके पास लिविंग थिंग्स। और वो लिविंग थिंग्स क्या आपके पास ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, आपके पास मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। अब आप सिंपल सी एग्जांपल लें, फैट्स जो है, फैट्स चर्बी, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको हम हासिल कर रहे हैं किससे? एक लिविंग थिंग से हासिल कर रहे हैं, तो वो आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इसकी प्रीवियस डेफिनेशन है, लेटेस्ट डेफिनेशन इसकी नहीं है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपको पिछली जो डेफिनेशन है वो इसकी क्लियर हो जाए। तो क्या चीज आ गई आपके पास कि वो आपके पास कंपाउंड्स जो कहां से हासिल किए जाएं? लिविंग थिंग्स से हासिल किए जाएं। अब वो लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपके पास हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो वर्ड कोर्स आ गया आपके पास, ग्रीक वर्ड आ गया, ऑर्गेनिक कोर्स, उससे आपने इस चीज को हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं इसके इनऑर्गेनिक के ऊपर। तो इनऑर्गेनिक आपके पास लाइफलेस, इनऑर्गेनिक क्या आपके पास लाइफलेस या मिनरल्स। तो ये वो चीजें हैं जो आप जमीन से हासिल करते हैं। अब सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास कोई स्टोन अगर आपने पहना हुआ है, स्टोन, ये जो पत्थर वगैरह ज्वेलरी में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, या NaCl नमक जो है आप घर में इस्तेमाल करते हो, तो वो एक मिनरल है। वो एक क्या है? मिनरल है, लाइफलेस है। लाइफलेस का ये मतलब है कि आपने उसको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल नहीं किया। तो मेन डिफरेंस क्या आ गया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर? जो मेन डिफरेंस है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर वो आपके पास ये आ गया कि ऑर्गेनिक आपने हासिल करने हैं लिविंग थिंग से और इनऑर्गेनिक आपने हासिल करने हैं नॉन लिविंग थिंग से, या जिसको हम कहें लाइफलेस या मिनरल्स जो आपके पास हैं जो जमीन से निकाले जाते हैं। मार्बल भी एक मिनरल है आपके पास, NaCl आपके पास एक मिनरल है, क्लियर है, पोटाश एलम आपके पास एक मिनरल है। तो ऑर्गेनिक लिविंग थिंग से आगे, इनऑर्गेनिक आपके पास नॉन लिविंग थिंग से आगे। क्लियर है? मिनरल्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखे, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, ये आपके पास मिनरल्स हैं जो नॉन लिविंग सोर्सेस से आपने हासिल किए। क्लियर? उसके बाद एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं वाइटलिज्म। जिसको हम क्या बोलते हैं? वाइटलिज्म। वाइटलिज्म ये एक थ्योरी है, वाइटल फोर्स थ्योरी, के पहले साइंटिस्ट या जो केमिस्ट थे वो क्या सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके पास है वो कहां से आए। ठीक है, वो चीज हम डिस्कस भी कर चुके हैं, आगे भी इसको डिस्कस करते हैं कि वाइटलिज्म क्या कह रहा है। तो वाइटलिज्म में वाइटल फोर्स थ्योरी आपने लाजमी स्टडी करनी है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है आपके पास? उसके पोस्टुलेट में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास जो कंपाउंड्स हैं दैट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। आप उनको लैब के अंदर नहीं बना सकते। ये वाइटलिज्म है, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी पेश किसने की? बर्जीलियस। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरी पेश की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सिर्फ कहां से हासिल कर सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आप उनको लिविंग थिंग से हासिल कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम
क्लियर आ गई ये चीज आपके पास। वाइटलिज्म क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने कहां से हासिल करने हैं, लिविंग थिंग से हासिल करने हैं, बाकी आप उनको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये आपके पास क्या चीज थी, वाइटलिज्म। अब ये तो इसका पोस्टुलेट आ गया। दूसरी चीज हम इसकी स्टडी करेंगे, रिजेक्शन। अब इसकी रिजेक्शन क्यों हुई? रिजेक्शन इसलिए हुई कि आपके पास सबसे पहले 1828 में जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोलर, उसने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी के अंदर। सबसे पहले उसने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया। अब बात यहाँ पे ये नहीं है कि सिंथेसाइज किया सिर्फ, बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया और उसने सिंथेसाइज किया उसको एक कंपाउंड से, लिविंग थिंग से हासिल नहीं किया उसने, उसको एक कंपाउंड जो आपके पास है उससे उसने उसको सिंथेसाइज किया। क्या जी? इन 1828 a German chemist Frederick Wöhler synthesized urea from non-living, जो मेन चीज है यहाँ पे वो आपके पास क्या है, नॉन लिविंग कंपाउंड अमोनियम साइनाइड, NH4CNO, इससे उसने इसको ऑब्टेन किया। अब ये जो आपके पास कंपाउंड है ये नॉन लिविंग है, ये आपके पास क्या है, नॉन लिविंग है। उसने ऐसा कंपाउंड बनाया जो लिविंग सोर्स से हासिल होता है। यूरिया जो है उसने सिंथेसाइज किया। यूरिया जो है वो आपको इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी ये यूरिन में पाई जाती है, ठीक है। किसमें होती है, यूरिन में आती है इसमें। कि फ्रेडरिक वॉलर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो उसने स्टडी की उसके अंदर उसने NH4CNO से आपके पास क्या चीज बनाई, यूरिया बनाई। तो अब जब उसने नॉन लिविंग कंपाउंड से यूरिया बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, तो आपके पास जो वाइटलिज्म था, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। कैसे कि आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी चीज हासिल कर सकते हैं, मतलब कि आप उसको नॉन लिविंग थिंग से सिंथेसाइज कर सकते हैं। कि यहां पे वाइटलिज्म क्या कह रहा था कि मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ये तो चीज आ गई, एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, ये लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं हो सकता। लेकिन इन 1828 फ्रेडरिक वॉलर ने NH4CNO से जो एक नॉन लिविंग कंपाउंड है लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर यूरिया सिंथेसाइज किया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। क्लियर है? अब यहाँ पे आपने NH4CNO इसको इसने हीट अप किया, हीट अप करने के बाद इसके पास क्या बना, यूरिया बना। क्या बना इसके पास, यूरिया बना। तो ये आपके पास आगे ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया जो एक नॉन लिविंग कंपाउंड, नॉन लिविंग सोर्स से लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया गया। जो एक नॉन लिविंग सोर्स से, नॉन लिविंग कंपाउंड से लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया गया। तो आपके पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो क्या होगी, रिजेक्ट होगी। अब हम आते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है आपके पास द स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, द स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। अब ये ओल्ड डेफिनेशन है। अब ओल्ड डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। डेफिनेशन से ये चीज हमें क्लियर हो रही है कि जो आपके पास कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं, जो आपके पास कौन से जी, कार्बन बेस्ड कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन जब स्टडी किया गया तो स्टडी करने में बहुत सारी एक्सेप्शंस आई। बहुत सारी क्या आई आपके पास, एक्सेप्शंस आई कि जिसमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन वो आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। वो आपके पास क्या नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो अब सबसे पहले एक्सेप्शन में अगर हम बात करें तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, पहली चीज क्या आ गई आपके पास, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन ट्राइऑक्साइड CO3 एंड CO2, ये जो दो आपके पास कंपाउंड हैं। अब देखें इसमें भी कार्बन मौजूद है, इसमें भी कार्बन मौजूद है।
तो आया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे? नहीं, एक्सेप्शंस हैं। ये आपके पास क्या है? एक्सेप्शंस हैं कि यहाँ पे आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहोगे। क्यों? इस डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आ रहा है कुछ क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो इस पे ये पूरा उस पे नहीं उतर रहा, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ट्राइऑक्साइड CO3 जो है आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ऑल्दो इट कंटेन्स कार्बन। ऑल्दो इट कंटेन्स कार्बन। तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन में कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ट्राइऑक्साइड जो है आपके पास। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक आपके पास है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसमें भी कार्बन मौजूद है। ठीक है, ये हम पहली डेफिनेशन कर रहे हैं। कौन सी डेफिनेशन है इसकी? फर्स्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन के मुताबिक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। दूसरे आपके पास कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स आपके पास कौन से कंपाउंड होते हैं? तो ये चीज जरा गौर करना कि कार्बोनेट्स आपके पास वो कंपाउंड्स हैं कि किसी भी एलिमेंट के साथ CO3 अटैच हो जाए, किसी भी एलिमेंट के साथ CO3 अटैच हो जाए तो वो आपके पास क्या बन जाता है? कार्बोनेट बन जाता है। वो क्या बन जाता है आपके पास? कार्बोनेट बन जाता है। तो कार्बोनेट्स भी जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आते, ऑल्दो इट कंटेन्स कार्बन। ऑल्दो इट कंटेन्स कार्बन। दूसरे आपके पास सोडियम कार्बोनेट। दूसरा आपके पास क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब इसमें भी कार्बन मौजूद है, लेकिन ये भी आपके पास एक्सेप्शंस में आ रहा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तीसरी चीज है आपके पास बाइकार्बोनेट्स। तीसरी चीज क्या है आपके पास? बाइकार्बोनेट्स। अब बाइकार्बोनेट्स को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं, वो इस तरह से है कि बाइकार्बोनेट्स में एक चीज याद रखना कि CO3 तो होगा आपके पास कार्बोनेट्स की वजह से। अब ये जो बायो वर्ड आ रहा है ये हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है, HCO3। इनको बोलते हैं बाइकार्बोनेट्स। इनको क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट्स। कि HCO3 जो आपके पास है ये बाइकार्बोनेट है। ये आपके पास क्या है? बाइकार्बोनेट है। तो बाइकार्बोनेट में जो एग्जांपल्स आती है, मैग्नीशियम HCO3 होल ट्वाइस, MgHCO3 होल ट्वाइस, तो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है आपके पास। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट ये दोनों आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये दोनों आपके पास क्या है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये भी आ गया आपके पास एक्सेप्शन, ऑल्दो इट कंटेन्स कार्बन। ऑल्दो इट कंटेन्स कार्बन। अब एक और डेफिनेशन भी मैं आपको बता दूं कि कार्बन बेस्ड कंपाउंड या हम कह सकते हैं द कंपाउंड्स मेड अप फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब यहां पे देखो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, जिनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, वो भी डेफिनेशन में हम स्टडी करेंगे। तो कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये आपके पास क्या है? इनऑर्गेनिक। आपके पास क्या है? ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे जो चीज है आप उसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इतनी जो एग्जांपल्स हमने लिखी हम सब के बारे में ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, हालांकि इनके अंदर कार्बन भी मौजूद है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि डेफिनेशन गलत हो जाए? अब ये इस तरह के आप एक्सेप्शंस हर चीज में मौजूद हैं, एक्सेप्शंस हर चीज में मौजूद हैं। तो एक्सेप्शंस के हिसाब से हम जब देख रहे हैं, जब हम इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, जब हम इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो उन प्रॉपर्टीज के मुताबिक ये चीज आपके पास क्लियर होती है कि ऑर्गेनिक नहीं है बल्कि क्या है? इनऑर्गेनिक है, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम स्टडी करेंगे कि आपके पास प्रॉपर्टीज क्या होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ये आपके पास इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है। दूसरा है कार्बोनिल मेटल्स। कार्बोनिल मेटल्स या इसको पढ़ते हैं कार्बोनाइल मेटल्स। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं कार्बोनाइल को यहाँ पे आप सामने क्लियर करता हूँ कि कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल जो चीज है आपके पास, कार्बोनाइल में याद रखना C डबल बॉन्ड O होता है। क्या होता है आपके पास? C डबल बॉन्ड O। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O होगा आपके पास। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड पे R लगा दूं तो ये आपके पास क्या बन जाता है? कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है आपके पास? कीटोन। तो कार्बोनाइल की वजह से तो ये तो ऑर्गेनिक नजर आना चाहिए, कार्बोनाइल की वजह से क्या नजर आना चाहिए? ऑर्गेनिक नजर आना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए इसको, क्योंकि कीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपके पास C डबल बॉन्ड O, OH जो है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी कार्बोनाइल मौजूद है। इसीलिए यहाँ पे एक मैंने चीज लिखी
कार्बोनाइल मेटल्स। क्या चीज लिखी यहां पे मैंने? कार्बोनाइल मेटल्स। अब जब भी कार्बोनाइल के साथ, किसके साथ? कार्बोनाइल के साथ C डबल बॉन्ड O जो आपके पास ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O जो आपके पास ग्रुप है, इसके साथ अगर मेटल अटैच हो जाए, क्या चीज अटैच हो जाए? मेटल अटैच हो जाए। जैसे ये आयरन इसके साथ अटैच है, यहां पे निकल इसके साथ अटैच है, दूसरा हम इसके साथ सिलिकॉन अगर अटैच कर दें तो ये आपके पास क्या चीज आ जाएगी? इनऑर्गेनिक आ जाएगी। तो कार्बोनाइल बेसिकली ऑर्गेनिक है, लेकिन अगर उसके साथ मेटल आ जाए, क्या चीज आ जाए? मेटल आ जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगा? नॉन, आपके पास इनऑर्गेनिक हो जाएगा। क्लियर है? तो मेटल कार्बोनाइल जो है वो एक्सेप्शंस में आते हैं। मेटल कार्बोनाइल जो है वो किस में आते हैं? एक्सेप्शंस में आते हैं कि ये आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनाइल मेटल्स, साइनाइड्स। एक और चीज हम लिख लेते हैं यहाँ पे, साइनाइड्स। साइनाइड्स भी जो हैं वो आपके पास एक्सेप्शंस में आते हैं। CN, अब CN साइनाइड्स का आ गया HCN, इससे कार्बन मौजूद है इसके अंदर, लेकिन एक्सेप्शंस है। लेकिन क्या ये एक्सेप्शंस है? वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं। एक और बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास है जी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कौन सी आपके पास है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। किसी को पता है एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, सबसे पहली चीज कौन सी आ गई आपके पास? ग्रेफाइट। ये आपके पास क्या है? ग्रेफाइट है। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है आपके पास? इनऑर्गेनिक है, सारे कार्बन है इसके अंदर। ठीक है, तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो हैं वो भी आपके पास एक्सेप्शंस में आते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन भी किस में आते हैं? एक्सेप्शन। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, किसकी? डायमंड। ये क्या चीज है आपके पास? डायमंड। डायमंड भी आपके पास एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। ये भी आपके पास क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, ये भी एक्सेप्शंस में आते हैं। क्लियर? तो इस डेफिनेशन के मुताबिक इसकी बहुत सारी एक्सेप्शन है, इस डेफिनेशन के मुताबिक। क्लियर? अब हम जाते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन पहली वाली भी गलत नहीं है, डेफिनेशन वो भी ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस हर चीज में है। क्लियर? दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये चीज आजकल ये जो डेफिनेशन है ये सबसे ज्यादा यूज हो रही है। तो अब हम कैसे कहेंगे कि हमारे पास जो है वो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन किस तरह से है? तो अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, दो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ पे आपके पास कितनी चीजें लिखी गई हैं? दो चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता क्या है? बेसिकली हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? अब दूसरी चीज आ गई यहाँ पे डेरिवेटिव्स। दूसरी चीज क्या आ गई आपके पास? डेरिवेटिव्स। क्लियर है? अब डेरिवेटिव्स आपके पास क्या चीज है? डेरिवेटिव्स हैं जो आपके पास हाइड्रोकार्बन से मिलके बने, हाइड्रोकार्बन से मिलके बने। मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। ये आपके पास एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन। ये आपके पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन। अब इस बेंजीन को हमने क्या करना है? डेरिवेटिव बनाना है। क्या करना है? इसका डेरिवेटिव बनाना है। बेसिकली आप देखो कार्बन, हर कॉर्नर पे कार्बन मौजूद है, दूसरा हाइड्रोजन मौजूद है इसके साथ। क्लियर है? दूसरे के साथ क्या चीज मौजूद है? हाइड्रोजन मौजूद है। अब कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन तो हो गया। अब बात करते हैं डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव में हम इस तरह करेंगे कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होके कोई चीज आ जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो लेट से यहां पे मैं OH अटैच करता हूं। तो अगर बेंजीन के साथ OH अटैच किया जाए तो ये आपके पास बन जाता है फिनोल। ये आपके पास क्या बन जाता है? फिनोल बन जाता है। तो ये आपके पास आ गई
डेरिवेटिव्स किसकी, बेंजीन की। ये क्या डेरिवेटिव है किसका, बेंजीन का डेरिवेटिव है। तो बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर हमने थोड़ी सी चेंजेस लाई, उससे एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जिसका नाम है यहाँ पे फिनोल। तो फिनोल आपके पास डेरिवेटिव आ गया किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, और एग्जांपल में हम देख लेते हैं 3 और एग्जांपल जो हम स्टडी करते हैं। एक एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल्स हैं किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसी से आगे मिलके सारे बने हुए बेसिक कंपाउंड है, एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब जो आपके पास एल्केन है, जो आपके पास एल्केन है, ये सिंगल बॉन्डेड एटम है। ये आपके पास इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन्स में कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, एल्काइंस में कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये आपके पास आ गई एग्जांपल्स किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मेन 3 आपके पास आएंगी वो आएंगी एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। कार्बोनाइल्स भी आपके पास इसमें मौजूद हैं, कार्बोनाइल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं आपके पास, कीटोन है, एल्डिहाइड है, ये सारी चीजें आपके पास इसमें आ जाएंगी। तो आज जो हमारा लेक्चर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बाद वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटलिज्म, वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कैसे हुई, उसके बाद आपके पास आ जाएगा स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हमने स्टडी की, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनाइल्स, साइनाइड्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये आपके पास क्या है एक्सेप्शंस हैं किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद आपके पास आ गई डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।